नमस्कार दोस्तों, समता मार्ग के साक्षात्कार श्रृंखला का ये तीसरा एपिसोड है और हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि के तौर पे जुड़े हुए हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। और आज हम लोग लोकतंत्र के समस्याओं के समाधान, लोकतंत्र के चुनौती और लोकतंत्र के भविष्य के संदर्भ में साक्षात्कार करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर आनंद कुमार, आपका समता मार्ग के इस एपिसोड में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल, आज के लोकतंत्र के 5 चुनौतियों के रूप में अगर आपको कुछ चुनौतियों को रेखांकित करना पड़ेगा तो वो 5 चुनौतियाँ क्या क्या हैं? ये बहुत स्वागत योग्य निमंत्रण है, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने ये मान लिया है कि भारत 26 जनवरी 1950 से एक संसदीय लोकतंत्र है। असलियत ये है कि हम एक यात्रा की तरफ निकले हैं, एक राष्ट्र के रूप में, जिसमें संविधान सभा के द्वारा बनाए गए दस्तावेज को हमने अपना मार्गदर्शक माना और उसमें जो व्यवस्था की कल्पना की गई, बहुदलीय लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, उसकी रचना करने के लिए स्वराज से लैस भारत आगे निकला। हम लोगों को 2 बातों में बाकी दुनिया से बेहतर होने का दावा है। एक तो हमने इमरजेंसी के 19 महीने छोड़ करके संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को बचा के रखा है और जो लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया है उसके साथ देश जुड़ा रहा है। दूसरा, हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र निर्माण की यात्रा में अधिकांश संदर्भों में काम का दस्तावेज रहा है। कई दुनिया के देशों में संविधान ही सबसे पहले निशाने पर आया और संविधान स्थगित किया गया, तानाशाही आई, फिर उसके बाद नया संविधान बना और फिर वो कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं चला। ये ज़्यादातर 9 स्वाधीन देशों का किस्सा रहा है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। भारत ने उससे बेहतर किया, लेकिन हमारी उपलब्धियों की कहानी यहीं रुक जाती है। उसके बाद जो और ज़रूरतें हैं, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है भारतीय समाज को नागरिकता आधारित होना, नागरिकता निर्माण। नागरिकता निर्माण का अर्थ हुआ कि परिवार, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र और वर्ग, इन विविधताओं के बावजूद हमारी एक समानता होनी चाहिए और वो है नागरिकता। हम एक स्वाधीन राष्ट्र के नागरिक हैं। नागरिक का मतलब हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको सत्ता भी चाहे तो नहीं छीन सकती और हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनको हम सत्ता में हों तो भी नहीं भूल सकते। अब इस दृष्टि से आप देखेंगे कि नागरिकता निर्माण के जो 3 प्रमुख माध्यम हैं, उन तीनों में अधूरापन है। सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। अभी भी भारत में 25% लोग निरक्षर हैं। जो निरक्षर होती है और होता है, उसकी दुनिया अपनी रोटी रोजी और रिश्तों तक सिमट जाती है। ये अच्छी बात है कि बहुत देर हो गई, लेकिन अब हमने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल कर लिया है और आशा करनी चाहिए कि अगले 10 बरस के अंदर भारत के हर नागरिक की बुनियादी साक्षरता हो जाएगी। इन फिलहाल तो निरक्षर है। दूसरा नागरिकता निर्माण का माध्यम है मीडिया। मीडिया के जरिए हम अपने स्थानीय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से जोड़ते हैं। मीडिया हमें बताता है कि पिछले 24 घंटे में क्या महत्व की घटनाएं हैं और उसके आधार पर हमारा दृष्टिकोण बनता है, हमारी प्राथमिकताएं बनती हैं, हमारी पसंद और नापसंद बनती है। पिछले दिनों में मीडिया पूरी तरह से बाजार की चपेट में आ गया और बाजार में विज्ञापन का जोर है, बाजार में भोगवाद का जोर है, बाजार में जो सक्षम लोग हैं आय और खर्च की क्षमता की दृष्टि से, उनका ही बाजार है। हमारी जेब में अगर पैसा नहीं तो बाजार हमारे लिए बंद है।
चाहे कितने भी आप मॉल खुलवा लीजिए, कितनी भी दुकानें खुलवा लीजिए। और भारत पिछले 30 साल से जिस विकास के रास्ते पर चला है, उसको एक तरफ तो भूमंडलीकरण कहा जाता है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से जॉबलेस लोग, रोजगार विहीन विस्तार का दौर है। तो लगातार भारतीय नागरिक मीडिया की दृष्टि से दो हिस्से में बढ़ते जा रहे हैं, नागरिक और अनागरिक। जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम है वही नागरिकता का सुख और वही नागरिकता का बोझ हासिल कर पाता है। तीसरा पक्ष है राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों के अंदर भी ये क्षमता होती है कि वो पूरे देश और दुनिया की चर्चा करते हैं, और उनकी जो बनावट होती है वो मूलतः राष्ट्रीय होती है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के राजनीतिक दलों में पिछले 30 सालों में दो बड़े दोष आ गए। एक तो राष्ट्रीय दलों का पतन हुआ है और क्षेत्रीय दलों का विस्तार हुआ है। 3/4 भारत आज क्षेत्रीय दलों के द्वारा संचालित हो रहा है, वहाँ क्षेत्रीय दलों का बहुमत है। दूसरे राजनीतिक दलों में परिवारवाद आ गया। 45 प्रमुख जो राष्ट्रीय दल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को छोड़कर बाकी सभी दलों पर परिवारवाद का ग्रहण लगा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी में भी राष्ट्रीय नहीं तो क्षेत्रीय स्तर पर परिवारवाद खुला एक सच है। और कम्युनिस्ट पार्टियों में परिवारवाद तो नहीं, लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टियाँ पिघल रही हैं, सूख रही हैं, घट रही हैं। तो परिवारवाद और एक माननीय क्षेत्रवाद, इन दोनों के बीच में जो चेतना बन सकती है वो बन रही है। उससे वोट बैंक बन रहे हैं। ये वोट बैंक जाति और धर्म के आधार पर है, भाषा और क्षेत्र के आधार पर। राष्ट्र इसमें कहाँ है? तो राजनीतिक दल भी राष्ट्र निर्माण का जो उनका कर्तव्य है नागरिकता निर्माण के जरिए वो पूरा नहीं कर पा रहे। अब आपने कहा कि 5 बड़े सवाल क्या हैं इस समय भारतीय लोकतंत्र के सामने? तो सबसे बड़ा सवाल है लोकतंत्र और विकास का संगम। अक्सर हम देखते हैं कि लोकतंत्र की आड़ में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वोट बैंक की राजनीति बढ़ रही है। जिस इलाके में सरकारी पार्टी को वोट नहीं मिला उस इलाके की उपेक्षा होती है। ये बहुत अनुचित है। और इस तरह से भारत को आपने 3 प्रकार के भारत में बदल दिया। एक तो विकसित भारत है जहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा सब उपलब्ध। दिल्ली, बंगलोर, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, आप इसमें गिन सकते हैं। दूसरा विकासशील भारत जो आहिस्ता आहिस्ता इन सब सुविधाओं को हासिल करे। लेकिन तीसरा वंचित भारत, भारत के 3/4 जिलों को आप वंचित भारत की श्रेणी में डाल सकते हैं। और उन 3/4 जिलों में से 1/3 जिले अतिवादी राजनीति के, अलगाववादी राजनीति के शिकार हैं, और वहाँ लोकतंत्र ठहर गया है, लोकतंत्र पिघल गया है, लोकतंत्र फिसल गया है। तो नंबर 1 चुनौती है विकास को लोकतंत्र का पर्यायवाची बनाना और लोकतंत्र को विकास की आधारशिला बनाना। दूसरी समस्या है सुशासन, कानून के राज की। ये कहा जाता है कि आप हमें व्यक्ति बताइए तब हम बताएं कि उसके खिलाफ क्या धारा लग सकती है। अगर वो रिश्तेदार है विधायक जी का, अगर वो नातेदार है मंत्री जी का, अफसर का, अगर उसकी पुलिस में पकड़ है या वो घूस दे सकता है तो कत्ल करके भी छूट सकता है, बलात्कार करके भी आज़ाद घूम सकता है। और इसके उदाहरण चारों तरफ फैले हैं। सुशासन के बिना लोकतंत्र कैसे संभव है? और उसके अभाव में हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र धीरे धीरे प्रभुजाति प्रजातंत्र में बदल रहा है। यानी जो दबंग जातियाँ हैं उनका तो लोकतंत्र है, उनको चुनाव में, उनको शासन में, उनको रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में ढेर सारे लोकतांत्रिक साधन और लोकतांत्रिक मंच और माध्यम मिल रहे हैं। लेकिन जो वंचित भारत है, जो गांधी के शब्दों में अंतिम जन, वहाँ तक लोकतंत्र की कोई पहुँच नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ न्याय नहीं है। बड़े जमात के लोग, बड़ी ताकत के लोग छोटे जमात और छोटी ताकत के लोगों के ऊपर वैसे ही शासन कर रहे हैं जैसे सामंती समाज में होता है। तो बहुत से लोग कहने लगे कि भारतीय लोकतंत्र न्याय व्यवस्था की दृष्टि से एक नव सामंती युग में आ गया है, जहाँ बिना पैसे के न्याय नहीं मिलेगा, बिना प्रभाव के न्याय नहीं मिलेगा। और उसका एक प्रमाण तो सर्वोच्च न्यायालय है ही,
जहाँ लाखों रुपए जब तक न हो तब तक आपको न्याय की उम्मीद नहीं करनी। अंग्रेजी भाषा में अगर आप न्याय नहीं हासिल कर सकते तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं करनी। फिर तीसरा दोष वैधता का। हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि लोकतंत्र का मूल मंत्र जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की वैधता है। लेकिन अगर आप भारत की चुनाव व्यवस्था देखें तो वो गंगा के पानी जैसा दिखाई पड़ता है, यानी कहने के लिए पवित्र है, मान्यता पवित्रता की है, लेकिन अति प्रदूषित है। क्या दोष है भारतीय चुनाव व्यवस्था के? एक तो धन बल। देखते देखते पिछले 30 साल में चुनाव का खर्चा इतना बढ़ गया है कि अब सामान्य लोग सामान्य साधनों से चुनाव लड़ने का सपना देखने से तो जीतने की तो बात ही है। अब तो पार्टियों का टिकट भी पाने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो भी 1000-2000 नहीं, करोड़ों में। तो जब विधानसभा का चुनाव 2 से 5 करोड़ में लड़ा जाएगा और लोकसभा का चुनाव 25 से 100 करोड़ में लड़ा जाएगा, तो उस देश में जहां 80% लोग अपनी कमाई से 2 जून की रोटी नहीं पाते हैं, उनको सब्सिडाइज खाना अनाज देना पड़ता है सरकार की तरफ से, उस देश के लिए ये तो अमीरों का लोकतंत्र हो गया ना, अमीरों का खिलवाड़ हो गया। और उसमें कॉर्पोरेट ताकतें आ गई हैं, विदेशी कॉर्पोरेट ताकतें अरबों रुपए का इस्तेमाल करती हैं। मीडिया अपना एक रोल प्ले करता है। तो ये जो चुनाव होते हैं, जो हारा वो तो हार ही गया, लेकिन जो जीता वो भी हार रहा है। हर चुनाव के साथ लोकतंत्र की उपस्थिति, लोकतंत्र की क्षमता घट रही है, तो वैधता का संकट। इसके बाद लोकतांत्रिकरण, यानी समाज में लोकतंत्र एक जीवन शैली के तौर पर प्रसारित नहीं हो रहा। आज से 50 साल पहले हम लोकतंत्र के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, यानी छात्र संघ थे, कर्मचारी संघ थे, सामुदायिक जीवन में हर तरफ चुने हुए प्रतिनिधियों का बोलबाला था, नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया थी। आज चारों तरफ यानी कि दलों तक में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में नागरिकता की ट्रेनिंग बंद हो, क्योंकि छात्र संघ ही खत्म कर दिया। छात्र संघ लंपटीकरण का, गुंडागर्दी का माध्यम बन गया। और जो छात्र नेता भी राजनीति में मंत्री, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि छात्र संघ को ही अवैध घोषित कर दिया। तो समाज का लोकतांत्रिकरण यानी संवाद के जरिए सहमति बनाना, असहमति के साथ जीना सीखना, अपने से अलग लोगों को अपने समाज का हिस्सा मानना, लिविंग विद डिफरेंस, कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, डिस्कशन फॉर कंसेंसस बिल्डिंग, ये कौशल खत्म हो रहा है। जो हमारे विरोधी हैं उनको हम शत्रु जैसा देखते हैं, और जो गैर सरकारी दल हैं वो सरकार में कोई अच्छाई नहीं देख पाते, और सरकारी दल विपक्षी दलों की आलोचना को देशद्रोह से कम अपराध नहीं मानते। तो लोकतांत्रिकरण का संकट। फिर जो आखिरी बड़ा प्रश्न है राष्ट्र निर्माण का। लोकतंत्र को राष्ट्र निर्माण का साधन बनना चाहिए। राष्ट्र निर्माण यानी हम की भावना का विस्तार, सहयोगी माहौल, सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता की जवाबदेही। लेकिन आप देखें कि एक तरह का बहुमतवाद फैल रहा है। चुनाव में जीतने वाले लोग चाहे जिस दल के, वे समझते हैं कि वो अगले 5 बरस के राजा हो, मनमानी का अधिकार। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको चुनाव में बहुमत मिला आपके बताए वायदों के आधार पर। उन वायदों को आप पूरा करें। उन वायदों को पूरा करने के लिए अगर जनता दबाव पैदा करती है, आप उसका स्वागत करें। आपकी आलोचना होती है, आप उसको अपने लिए अमृत मानें। लेकिन अभी लोकतंत्र के जरिए राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो पा रहा, बल्कि बांटो और राज करो की रणनीति काम आ रही है। कभी जातियों को बांटो, कभी धर्मों को बांटो, कभी भाषा के आधार पर बांटो। तो अगर लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण की बजाय राष्ट्र विघटन का एक माध्यम बनेगा, तो देश के लोगों में लोकतंत्र के प्रति वितृष्णा पैदा हो जाएगी। ऐसे ही लोकतंत्र को लेकर के संपन्न वर्ग नाराज रहता है। जो प्रभुता वाले वर्ग हैं, जो जाति, लिंग भेद, वर्ग भेद, भाषा भेद के कारण शक्तिवान हैं, उनको लोकतंत्र एक खतरा लगता है। क्योंकि लोकतंत्र जनसाधारण को स्वर देता है, ताकत देता है, अवसर देता है। तो अगर बात को समेटा जाए
तो आज भारतीय लोकतंत्र के सामने जो 5 बड़ी समस्याएं हैं, उनमें से पहली समस्या विकास की है। एक हिस्से में चांदनी और दूसरे हिस्से में अंधेरा चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुलनात्मक अभाव, रिलेटिव डिप्रिवेशन सबसे मारक अभाव होता है। दूसरा, हमने देखा कि लोकतंत्र और न्याय के बीच में संबंध टूट रहा है। जो लोग चुनाव में जीतते हैं, उनका एक धंधा ही होता है कि उनके अनुयायी अगर गलत काम करें तो वो पैरवी करके न्याय की तराजू को थोड़ा टेढ़ा करें। तो अगर लोकतंत्र न्यायपूर्ण शासन नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। तीसरा, लोकतंत्र में वैधता की समस्या है। लोकतंत्र का संचालन चुनाव के जरिए होता है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रदूषित हो रही है, खासतौर पर धन शक्ति और बाहुबलियों के कारण, और कुछ मीडिया का भी दोष इसमें रहता है। तो जब प्रदूषित तरीके से चुनाव होंगे तो जीत और हार में कोई ज़्यादा फासला नहीं, क्योंकि हारा हुआ तो हार ही गया, जो जीता हुआ है उसकी भी ज़मीन बहुत कमज़ोर रहती है, उसके पाँव दलदली ज़मीन पर हैं। लोग मानते नहीं हैं कि ये हम सबके प्रतिनिधि हैं। वो एक जाति के, एक जमात के, एक दल के प्रतिनिधि हो सकते हैं और वैसा ही वो आचरण भी करते हैं। फिर जो चौथा संकट है जनतांत्रिकरण का। लोकतंत्र खाली चुनाव नहीं है, लोकतंत्र खाली चुनी हुई विधानसभा और लोकसभा नहीं है। लोकतंत्र एक जीवन शैली है जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक संवाद, असहमत और एक तरह से सहमति निर्माण की प्रक्रिया है। और हम लोकतंत्र को बढ़ाने वाली संस्थाओं से डरते हैं, हम चुनाव से घबराते हैं और चुनाव को जैसे तैसे निपटा देते हैं। ये ठीक नहीं है। न दलों में आंतरिक लोकतंत्र है और न समाज में लोकतांत्रिक रुझान है। और आखिरी बात है राष्ट्र निर्माण। लोकतंत्र राष्ट्र के लिए और राष्ट्र लोकतंत्र के लिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। आज लोकतंत्र की आड़ में राष्ट्र विखंडन यानी बांटो और राज करो की सबसे सुविधाजनक राजनीति हो रही है, क्योंकि उससे वोट बैंक बन जाता है। और जो हमारी चुनाव व्यवस्था है उसमें पूर्ण बहुमत यानी 51% पाना जरूरी नहीं है। जितने लोग लड़ रहे हैं, कभी कभी तो 15 से 20% वोट पाने वाले भी जीत गए, क्योंकि वोटों का बिखराव हो गया। तो राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र निर्माण एक दूसरे के पूरक हों तब बात बने। दूसरा सवाल हमारे दर्शकों के लिए जो छात्र राजनीति का सवाल है। आपने खुद भी छात्र राजनीति से निकले एक नेता के रूप में माने जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेके जयप्रकाश नारायण के आंदोलन तक छात्र राजनीति का लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। लेकिन आज आप छात्र राजनीति को किस तरह देखते हैं और छात्र राजनीति में लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है उसके प्रति उदासीनता क्यों बढ़ती जा रही है और छात्र राजनीति का विकास होना लोकतांत्रिकरण के विकास की प्रक्रिया के साथ कैसे जुड़ी हुई है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। छात्र राजनीति का अलग महत्व तभी होता है जब ये युवाओं के सपनों का संवाहक बने। अगर विद्यार्थी में आदर्शवादिता नहीं है, पिछली पीढ़ी की असफलताओं को जानते हुए समाज को आगे ले चलने की क्षमता नहीं है और दुनिया में और अपने इतिहास की तुलना में बेहतर करने का आत्मविश्वास नहीं है, तो छात्र और गैर छात्र का, युवा और गैर युवा का कोई अंतर महत्वपूर्ण नहीं होता। अब आप जानते हैं कि भारतीय समाज ने जो सपना देखा है वो सच से बहुत अलग है। सच है जातिवाद, सपना है जाति विहीन समाज। सच है अमीर गरीब का भयंकर अंतर और सपना है वर्ग विहीन समाज। सच है भाषा क्षेत्र के आधार पर बहुत गहरी दरारें, सपना है राष्ट्र निर्माण के आधार पर लोकतांत्रिक एकता का। तो ये नई पीढ़ी के लिए एजेंडा है, नई पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी के लिए पिछली पीढ़ी की विफलताओं से आगे जाने की चुनौती है। ये पीढ़ियों का संघर्ष पैदा करती है और इन पीढ़ियों के संघर्ष में से प्रायः शुभ निकलता है।
राष्ट्रीय आंदोलन में इसीलिए विद्यार्थियों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक में विद्यार्थियों ने समाज के शेष वर्गों का संकोच तोड़ा, उनको साहस दिया और वो आगे आए, कुर्बानी दी, यातनाएं सही और वीरता दिखाते हुए शेष समाज में जो फैली हुई कायरता थी उसको दूर किया। भारत में आज़ादी के शुरू के 4 दशकों में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का अंतर साफ था। नई पीढ़ी के अंदर जो आदर्शवाद था, जो उमंग थी, जो उत्साह था, उसका संरक्षण पुरानी पीढ़ी के लोग करते थे, शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के नए अवसरों के माध्यम से, नई राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से। इसी प्रक्रिया में हमारे यहाँ वोट की उम्र 21 साल से घटा के 18 साल की। इसी प्रक्रिया में युवा शक्ति का आह्वान करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का अभियान चलाया। इसी प्रक्रिया में उनके पहले राम मनोहर लोहिया ने सत्ता की जकड़ से दम तोड़ रहे लोकतंत्र को बचाने के लिए गैर कांग्रेसवाद की रणनीति का आह्वान किया, जिससे राजनीति खुली। कांग्रेस समेत हर दल में अंदरूनी सुधार हुआ। एक तरफ इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ आया, तो दूसरी तरफ समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का, जनसंघ का अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ने का काम हुआ। आज ऐसा लगता है कि समाज और युवा में कोई बहुत अंतर नहीं है। समाज में जो कमियां हैं, खराबियां हैं, वो युवाओं में कई गुना है। इसलिए आज की छात्र राजनीति वो एक अलग चमक नहीं है। उनके अंदर भी सत्ता की वैसी ही भूख है जैसी बुजुर्गों में। एक समय था जब युवाओं के बीच में जाति प्रथा को लेकर के, नर नारी असमानता को लेकर के और कुछ हद तक गरीब और अमीर और गांव और शहर के फासले को लेकर के भयंकर असंतोष। आज इन प्रश्नों पर युवाओं में कोई बेचैनी नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, कुछ अपवाद जरूर, जैसे पर्यावरण का सवाल। पर्यावरण के सवाल पर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में भयंकर मतभेद है। पुरानी पीढ़ी डीजल, पेट्रोल, एयर कंडीशन, प्लास्टिक, इस सब को संरक्षण देती है। नई पीढ़ी इसके खिलाफ है। पुरानी पीढ़ी दिवाली की रात को एक काली धुंध भरी रात में बदल देती है पटाखों के विस्फोट से। नई पीढ़ी दिवाली के मौके पर पटाखे बजने के बजाय पौधे लगा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पुरानी पीढ़ी को कोई चिंता नहीं है। वो पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक को रौंद रहे हैं अपने भोग के लिए। नई पीढ़ी शाकाहार से लेकर के और बायोडाइवर्सिटी बचाव तक के बारे में एक अभियान चला रही है। पुरानी पीढ़ी में स्त्रियों के प्रति नर नारी समता के आधार पर नया आदर भाव नहीं आ रहा। लेकिन पुरानी पीढ़ी पिंजरा तोड़ से लेकर के और निर्भया तक तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहाँ ये साफ कर रही है कि स्त्री के खिलाफ हिंसा कहीं नहीं, कभी नहीं। तो कुछ अंतर तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा अंतर होना चाहिए। अगर ज़्यादा अंतर होगा तो युवा राजनीति की अपनी पहचान है। अभी युवाओं का इस्तेमाल पुरानी पीढ़ी के लोग अपने खुद की ताकत को बढ़ाने के लिए करें। इसीलिए अधिकांश दलों का नेतृत्व 60 बरस या उससे ऊपर है। और अगर नया नेतृत्व आ भी रहा है तो खानदानवाद, परिवारवाद के जरिए आ रहा है। जब तक आप किसी बड़े नेता के जो लगभग मृत्युशैया पर पड़ा है, उसके बेटा, बहू, भतीजा, भतीजी नहीं है, आपका राजनीति में दरी बिछाने और नारा लगाने तक ही अवसर है, इसके आगे अवसर नहीं है। तो ये एक दिशा दोष है। हम गलत दिशा में मुड़ गए हैं। ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। बीच में एक आंदोलन आया था, इसको आपने देखा, अन्ना आंदोलन का। ये कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरकत है। मैं उस आंदोलन का नज़दीक से अध्ययन करता रहा, बाद में उसका सहयोगी भी बना। मेरी समझ से वो युवाओं द्वारा एक नई लकीर खींचने की कोशिश थी, जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत उनका सपना था। और उस सपने के साथ जो सहमत थे, चाहे वो बुजुर्ग अन्ना हजारे थे, शांति भूषण थे, जस्टिस हेगड़े थे, और या
18 बरस 20 बरस के स्कूल कॉलेज में जा रहे लड़के लड़कियाँ, वो सब एक साथ चल रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इसके पीछे आरएसएस का हाथ देखना नादानी है। कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर चाहता है तो नई पीढ़ी उसको आदर करती है, और कोई भी भ्रष्टाचार को अगर बढ़ावा देता है तो चाहे वो युवा पीढ़ी का ही नेता क्यों न हो, उसके प्रति युवाओं में आदर भाव नहीं है। मैं जिस दौर से विद्यार्थी राजनीति में आया, वो दौर बेरोजगारी से लड़ने का दौर, शिक्षा नीति में परिवर्तन का दौर, शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह का दौर। आज की शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, रोजगार की जो चिंता है, और चारों तरफ से यथास्थितिवादी ताकतों का जो दबाव है, उसमें युवा एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। तो मैं आज के युवा की तुलना अभिमन्यु से करता हूँ, जो 6 फाटक तो तोड़ चुका है। यानी दुनिया के पैमाने पर भारतीय युवाओं का किसी से कोई मुकाबला नहीं कर सकते आप। उसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी भूख और इतना आवेग है, लेकिन वो आखिरी फाटक चक्रव्यूह का नहीं तोड़ पा रहा, और वो है व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हस्तक्षेप। बड़े बड़े अभियान असम से लेकर के अन्ना आंदोलन तक चले, लेकिन सत्ता के चौखट तक आते आते वो दम तोड़ रहे हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो युवाओं में एक मोह भंग की स्थिति है। असंतोष के कई कारण हैं, लेकिन असंतोष के समाधान के लिए जो माध्यम है, खासतौर पर आंदोलन का माध्यम, उनके लिए आकर्षक नहीं होगा। राजनीतिक दलों का माध्यम तो और भी ज़्यादा आकर्षण विहीन हो गया, परिवारवाद के कारण, पैसावाद के कारण, यथास्थितिवाद के कारण। लेकिन असंतोष अगर है तो बिना उसके समाधान के नई पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस विश्वास के कारण मैं कहता हूँ कि आज नहीं तो कल देश की युवा शक्ति छात्र राजनीति के जरिए एक नई करवट पैदा करेगी।